ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में तप कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। यह आज का एपिसोड हमारे जवानों के ऊपर है, हमारे शहीद जवानों के ऊपर। आप जानते हैं कि आज एक काला दिवस है, 14 फरवरी, यानी आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर फिदायीन हमला हुआ था। उसकी बरसी है, वो शहादत दिवस है जिसको आज हम काला दिवस भी कह रहे हैं। यह कार्यक्रम, यह एपिसोड हमारे इन शहीद भाइयों के ऊपर समर्पित है। इससे पहले मैं सारा घटनाक्रम आपके सामने बयां करूं, हमें एक फौजी भाई की दास्तान को जान लेना चाहिए कि किस प्रकार हमारी आर्मी हमारी हेल्प करती है, किस प्रकार आर्मी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करती है, आपकी सुरक्षा करती है, हम सब की सुरक्षा करती है। एक फौजी भाई अपने पूरा जीवन काल में किन हालात में ड्यूटी करता है, कभी उसको पानी मिल रहा है या कभी नहीं मिल रहा, कभी उसके पास खाने को रोटियां हैं कभी नहीं है, 4 या 5 दिन हो जाते हैं भूखे प्यासे, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं करता और सभी चीजें सह लेता है। कभी घाम हो, धूप हो, बारिश हो, छांव हो, एवलांच हो, दुश्मन की गोली हो, वो सदा सजग खड़ा रहता है। अपना सीना उन दुश्मन के सामने अड़ाए खड़ा रहता है, जिनके सामने गोलियां भी चलती हैं, उनके सामने हमारा जवान खड़ा रहता है, बिल्कुल निसंकोच खड़ा रहता है और भारत माता की सेवा में वो समर्पित है। ऐसे फौजी भाइयों की दास्तान को हमें जानना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में हमारे जवान देश की सुरक्षा करते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें, अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के हाईएस्ट एलिवेटेड वार जोन में आता है। वहाँ पे -45 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। इतने टेम्परेचर में, इतनी ठंड के बावजूद हमारे जवान वहाँ पे हमारे देश की सुरक्षा में दिन रात चौकन्ने पहरा देते रहते हैं, लगे रहते हैं। -45 डिग्री के अंदर वो जवान निसंकोच खड़े रहते हैं, मां भारती की सेवा करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी परिस्थितियां हों, वो जवान वहां पे खड़े रहते हैं और सुरक्षा में बिल्कुल चाक चौबंद रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। अगर कोई भाई हमारा, कोई जवान शहीद हो जाता है, उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए साथियों। जब कोई भाई हमारा, कोई जवान शहीद होता है तो उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती हो। मुझे हरिओम पवार जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। साथियों, एक नौजवान 18 बरस का होता है और वो सेना की तैयारी करता है, और 18 बरस का जवान जब वो सेना में भर्ती हो जाता है तो घर वाले बहुत खुशियां मनाते हैं। 1-2 साल में ही उसका विवाह भी कर देते हैं। लेकिन जब वो विवाह के पश्चात जाता है और फिर कभी लौट के नहीं आता और उसका शव घर पे आता है, तो किस प्रकार हमारी बहन ने, किस प्रकार भारत माता की बेटी ने अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना मंगल सूत्र उतारा होगा और किस प्रकार उसका पूरा जीवन यापन हुआ होगा। और अगर उसके घर में बच्चे भी हैं तो किस प्रकार उन बच्चों ने पूरा जीवन अपने पिताजी की शहादत को याद किया होगा। और किस प्रकार हम उन शहीदों के परिवारों को देखते हैं, हम उन शहीदों के परिवारों को समझ पाते हैं, और क्या अपने दैनिक जीवन में हम उनकी कुछ हेल्प करते हैं या नहीं करते। ये सब सोचने का विषय होता है।
मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितनी भी मेरी युवा पीढ़ी है, कम से कम इस दर्द को एक बार समझें। कम से कम कोई रिटायर्ड भाई, रिटायर्ड फौजी हो, उसके लिए सम्मान दिखा दें। अगर वो कहीं ट्रैफिक के अंदर है, तो बस के अंदर है, उसको आप सीट दे सकते हैं। अगर आपको कोई फौजी भाई फौज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी आप सैल्यूट कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, अपनी सीट छोड़ सकते हैं, उसको पुष्प दे सकते हैं या खाने पीने का सामान दे सकते हैं। यानी दिल के अंदर श्रद्धा भरे भाव के अंदर हम उसका स्वागत कर सकते हैं। तो कितना अच्छा इन फौजी भाइयों को लगेगा। और साथ ही साथ अपील है कि जरूर अपने आपका कोई भी उत्सव रहा हो, कोई भी आपके घर में कार्यक्रम रहा हो, आपका जन्मदिन रहा हो या कोई भी विशेष त्योहार रहा हो, आप कम से कम इन शहीदों के परिवार वालों से जरूर मिलें, उनका हाल चाल जानें। और इनसे बस आप मीठी बातें कर सकते हैं, एक प्यार भरी बातें कर सकते हैं, इनको एहसास दिला सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि इन फौजी भाइयों का, यानी जो परिवार है, जो इनके पीछे कहीं न कहीं स्ट्रगल करता है, वो एक अपनापन महसूस करे और उनको ये ना लगे कि हम राष्ट्र में अकेले हैं। तो साथियों, अब मैं बात करता हूं पुलवामा अटैक की। आप सभी को याद होगा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार कायराना हरकतें करता है, वो बाज नहीं आता और लगातार मुंह की खाता है, हमसे बार बार लात खाता है वो, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता। 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में किस प्रकार पाकिस्तान को हमने धूल चटाई है साथियों। इतिहास गवाह है, पूरा विश्व जानता है कि जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, हम बहुत ही ज्यादा भारी पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान युद्ध में कभी आमना सामना नहीं कर सकता, तो वो लगातार क्या कराता रहता है, भारत में फिदाइन हमले कराता रहता है, जिसको टेररिस्ट एक्टिविटीज बोलते हैं। उन्हीं के अंतर्गत 2019 के अंदर 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर एक फिदाइन हमला होता है। यह दिवस काला दिवस के रूप में आज भी जाना जाता है। बात है 14 फरवरी 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से एक बड़ा काफिला, लगभग 70 गाड़ियों का काफिला, जिसको कॉन्वॉय कहते हैं, 70 गाड़ियों का कॉन्वॉय निकलता है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। और अवंतीपुरा के पास एक फिदाइन हमला होता है। एक कार में लगभग 350 केजी RDX लाया जाता है और वो गाड़ी इस कॉन्वे के अंदर आ जाती है और टकरा जाती है। हमारे 40 जवान वहीं पे शहीद हो जाते हैं। यह कायराना हरकत की जाती है। पाकिस्तान समर्थित एक आतंकवाद ट्रेनिंग कैंप होता है, जिसका नाम जैश ए मोहम्मद होता है। जैश ए मोहम्मद के जो सरगना होते हैं वो मसूद अजहर है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर इस हमले की जिम्मेवारी लेते हैं और भारत सरकार फौरन एक्टिव हो जाती है, हमारी डिफेंस फौरन एक्टिव हो जाती है। पूरे भारतवर्ष में इसकी कड़ी निंदा की जाती है और पूरे भारतवर्ष की जनता सड़कों पे होती है, क्योंकि हमारे 40 जवान, हमारे 40 भाई, हमारे 40 बेटे, ये भारत माता खो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान सदमे में था। 2019 14 फरवरी की बात है साथियों। पुलवामा अटैक भारत के नीचे से, जैसे हमारे नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो, ऐसा हमें लगा। और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे जुलूस निकाले जाते हैं और हमारी जनता सड़कों के ऊपर है। और आज हमारी भारत माता का सीना छलनी हो चुका है, क्योंकि हमारे 40 जवान बिल्कुल यूं कह लीजिए कि पता भी नहीं था उन जवानों को क्या होने वाला है, क्योंकि वो जवान जम्मू से निकले थे और श्रीनगर जा रहे थे और रास्ते में ही ये आतंकवादी फिदाइन हमला हो गया। इस हमले की जिम्मेवारी मसूद अजहर यानी जैश ए मोहम्मद लेते हैं और कहा जाता है कि इस हमले में एक स्थानीय नागरिक होते हैं जो कि आतंकवादी हैं, जिनका नाम आदिल अहमद डार बताया जाता है, जिनको आतंकवाद की भाषा में वकास कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। यह वो गाड़ी खुद ड्राइव करता है और कॉन्वो के अंदर घुसा देता है और खुद भी मारा जाता है। भारत की डिफेंस हो, भारत की सीआरपीएफ के जवान हो या कोई भी जवान हो भारत में,
सबकी आंखें नम हैं, पूरे भारतवर्ष की आंखें नम हैं और एक प्रतिशोध की ज्वाला भारतीयों के मन में जाग चुकी है। भारत चाहता है कि किसी तरह से हम हमले का जवाबी कार्रवाई करें और जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को सबक सिखाएं। लेकिन हमारी उसी दिन हमारे डिफेंस की मीट होती है, सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, अजीत डोभाल जी होते हैं, वहां पे सेना नायक होते हैं और तीनों सेना नायक वहां पे होते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन हमले को अंजाम दिया जाता है साथियों। और यह ऑपरेशन चलाया जाता है 26 फरवरी 2019 को, जिसको ऑपरेशन बंदर के नाम से जानते हैं। और इस ऑपरेशन बंदर में हमारा जो विमान होता है मिराज 2000, वो एक अहम भूमिका निभाता है। पूरा पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, थल सेना को मजबूत किया जाता है और पाकिस्तान भी जैसा सोच रहा है कि भारत थल सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान भी चौकन्ना है। देखिए 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है और 26 फरवरी को भारत की सेनाएं इसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं। और किस प्रकार से हमने ऑपरेशन बंदर को अंजाम दिया, यानी हमारा जो विमान होता है मिराज 2000, इसके द्वारा हमारी जो सेना होती है, हमारी वायु सेना, यह इस ऑपरेशन को अंजाम देती है। और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा होता है कि भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है। मैं पीओके की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मेनलैंड ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और 3 जगह पे एयर स्ट्राइक की जाती है ऑपरेशन बंदर के तहत। और वो साइट्स होती हैं जहां पे टेररिस्ट के कैंप चल रहे होते हैं। बालाकोट जो कि पाकिस्तान के अंदर की लोकेशन है, मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान के अंदर की लोकेशन है, और चकोटी जो कि पाकिस्तान की लोकेशन है। हमारा ऑपरेशन इतना सफलता से होता है कि 4 मिनट पाकिस्तान के अंदर हमारे ये वायु सेना होती है और 4 मिनट तक वहां पे जितने भी कैंप होते हैं सबको निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। इतना खतरनाक हमला भारतीय सेना करती है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देती है। साथियों, हमारी सेनाएं सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। मैं आपको बता दूं कि चकोटे के अंदर और बालाकोट के अंदर एक मस्जिद भी थी, लेकिन हमारे वायु सेना ने टारगेट वहीं पे किया जहां पे ये फिदाइन कैंप लगाए बैठे थे और हमने मस्जिद को कुछ भी नहीं पहुंचाया, यानी कोई हानि तक नहीं पहुंचाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भले ही हो, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना जानता है। लेकिन अगर कोई उंगली उठाए तो भारतीय सेना उंगली ही नहीं बल्कि हाथ काटना भी जानती है। और ये पूरे विश्व ने देखा पुलवामा अटैक का बदला जिस प्रकार हमने ऑपरेशन बंदर चला के लिया। अब साथियों 27 फरवरी की बात है 2019 की। कुछ F-16 विमान पाकिस्तान की तरफ से भारत की जो सरहद है उसके अंदर घुसते हैं। यहीं पे हमारे एक वर्धमान होते हैं, यानी अभिनंदन वर्धमान होते हैं वायुसेना में। वो अपना MiG-21 बाइसन लेके निकलते हैं। अभिनंदन वर्धमान कौन नहीं जानता, परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे वीर सिपाही, हमारे वायुसेना के जो शौर्य कहे जाते हैं, वीरता जिनके रग रग में भरी है, वो अपने MiG-21 विमान से, MiG-21 बाइसन नया विमान नहीं है बल्कि पुराना विमान है, उसके द्वारा अमेरिका से लिए हुए जो भीख में पाकिस्तान विमान ले लेता है या कुछ भी टेक्नोलॉजी ले लेता है, F-16 विमान जो कि अमेरिका का विमान है, उसको मार गिराता है। और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि MiG-21 बाइसन में आग लग जाती है और अभिनंदन वर्धमान को अपने जहाज को छोड़ना पड़ता है। और वर्धमान की जब आंखें खुलती है तो वो जमीन पे अपने आप को असहाय स्थिति में महसूस करता है। वो पहचान नहीं पाता कि ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है या पीओके है। वो लोगों से जानने की कोशिश करता है, लोगों से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं, जबकि वो पाकिस्तान होता है। लेकिन यहाँ पे अभिनंदन वर्धमान कहते हैं कि अगर ये हिंदुस्तान है तो भारत माता की जय, कहो सब भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन पाकिस्तान की धरती से ऐसे नारों की हम आशा नहीं लगा सकते। वहाँ की जितनी भी जनता वर्धमान को घेरे खड़ी है, वर्धमान को देखती है ध्यान से और खामोश हो जाती है। एक पल नहीं लगता साथियों,
अभिनंदन वर्धमान को समझने के लिए कि यह पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। वो जल्दी से अपने पिस्टल निकालता है और फायर करता है और जितने भी दस्तावेज होते हैं, सीक्रेट दस्तावेज ऑपरेशन बंदर के, या उसको जो भी नक्श मिले होते हैं, उन सबको खा जाता है, निगल जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है और पाकिस्तान के कैंप में ले जाया जाता है। किस प्रकार आपने देखा कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने, यहाँ की सरकारों ने कितना अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और एक इतना अच्छा इंटरनेशनली प्रेशर बिल्डअप किया, अंतरराष्ट्रीय दबाव जिसको कहते हैं, कि हमारे इस वीर सिपाही को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और पूरा विश्व जानता है कि कैसा माहौल हो गया था पुलवामा के बाद। लगातार धमकियां मिल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान जानता था कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और पुलवामा अटैक का बदला लेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम परमाणु बम गिरा देंगे। इन सब के बीच हमारी सेना ने किस प्रकार से शौर्य से काम किया, हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट ने किस प्रकार से काम किया, अजीत डोभाल जी ने किस प्रकार से काम किया, और भारत की सेना ही नहीं बल्कि भारत के लोगों ने किस प्रकार से एक माहौल क्रिएट किया। लगने लगा था कि अब आर पार की जंग हो जाएगी, लेकिन भारतीय सेना ने बिल्कुल संयमित तरीके से इतना क्लीन ऑपरेशन चलाया जिसको ऑपरेशन बंदर कहते हैं। और पुलवामा अटैक के इन शहीदों का बदला हमने ले लिया साथियों। बहुत ही अच्छा हुआ और इतने कम अंतराल में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ और हमने 26-27 तारीख को इसका बदला ले लिया। और पूरा विश्व जानता है कि भारत की सेनाओं को कभी आंख नहीं दिखाई जाती। आज के लिए साथियों इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं द पिनाक 360 को सब्सक्राइब करें। साथ में हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो करें। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार, जय हिंद।